हेलो जी, नमस्कार डीएम साहब। मैं यहाँ जलालपुर में था और जो घटना हो गई थी, अभी बता रहे हैं जीतलाल के में खाते में तो पैसा आ गया है। ये पृथ्वीपाल जो हैं, इनके खाते में अभी तक पैसा नहीं आ पाया है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की मौजूदगी इस समय है जलालपुर उस गांव में जहां पर एक साथ 4 अर्थियां उठी हैं और पूरा गांव गमगीन है। और इस खबर को सुनकर न केवल जिला बल्कि पूरे प्रदेश में जब ये खबर पहुंची तो पूरा प्रदेश, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। लेकिन आज यहाँ के स्थानीय विधायक जयरघुराज प्रताप हो या बाबागंज विधायक विनोद सरोज भी पीड़ित के घर आए थे। लेकिन आज सांसद आए जिस पे सवाल उठाया जा रहा था कि पीड़ित के घर अभी तक सांसद नहीं पहुंचे हैं। तो क्या कुछ वजह रही है, यही समझेंगे हम। यहाँ के युवा सांसद हैं, जिस उम्र में लोग पंचायत चुनाव के लिए सोचते हैं कि प्रधान बन जाए, उस उम्र में सांसद बने हैं पुष्पेंद्र सरोज, जो पीड़ित परिवार के साथ आए हैं। किस तरह से ढांढस बनाया, किस तरह से मदद का आश्वासन दिया है पीड़ित परिवार को, इन्हीं से समझेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरह की यह घटना हुई है, पूरा मरमहत परिवार है, पूरा गांव गमगीन है, इस तरह में आप पीड़ित परिवार को किस तरह मदद की आश्वासन दिए? देखिए, सबसे पहले ये जो बहुत दर्दनाक घटना हुई, एक ही परिवार के 4 छोटे छोटे बच्चे, इनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत दर्दनाक घटना है। आज हमारा पूरे समाजवादी पार्टी की पूरी टीम, हम खुद यहाँ पर आए हैं। जब ये घटना हुई थी हम दिल्ली में थे, हमारी एक मीटिंग, बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, और कल दिल्ली से लौटते ही शाम को आज हम यहाँ पर आए हैं। और हमको बताया जा रहा था कि जो सरकारी मदद इन तक पहुँचनी चाहिए अभी तक पहुँची नहीं थी। तो अभी हमने मौके पे डीएम और एसडीएम को फ़ोन करके उनको अवगत कराया कि जो भी सरकारी मदद इन तक पहुँचनी चाहिए वो तुरंत पहुँचने का काम कराएं। दूसरा, यहाँ पे इनको एक पट्टा ज़मीन का मिले, और जो भी हमारे और हमारी तरफ से जो भी सहयोग पार्टी की तरफ से होगा, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलेंगे, ये घटना के बारे में उनको अवगत कराएंगे। और सरकार की तरफ से जो मदद है वो तो मिलती रहेगी, लेकिन पार्टी, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो मदद होगी वो इन तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक सवाल और भी रहेगा सर कि जो भी योजनाएं बनती हैं खासकर उस समाज के लिए बनती है जो समाज अंतिम पंक्ति में है। एससी और एसटी को ध्यान में रखकर ही सारी योजनाएं बनती हैं, और ये समाज आज भी हाशिए पर है। इस तरह की जो घटना हुई है, निश्चित तौर पर इसमें लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि तालाब जो होना चाहिए एक मानक के ऊपर, उसमें अचानक 2-3 फीट के बाद ही 6-7 फुट का गड्ढा हुआ सड़क निर्माण के लिए। तो क्या मानते नहीं है कि ये सरकारी खामी भी रही है जो इतनी बड़ी घटना हो गई गांव में? देखिए, सारी योजनाएं कागज़ों पे तो बहुत अच्छी दिखती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप ये शब्दावली में तो डाल देते हैं कि पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, सबके लिए योजना बन रही है, लेकिन जब आप ज़मीन पे आते हैं तो हकीकत बहुत परे है। और ख़ास करके इस घटना में दर्शाता है किस तरीके से सरकारी लापरवाही हुई है। और ये जो नदी में, मुझे याद है कि मैंने इस नदी के बारे में सदन में भी आवाज़ उठाई थी, ताकि यहाँ के लोग जो ये नदी को लेकर के, उनके खेत हों, किसान हों, सब डूब जाते हैं। पानी की बरसात में बाढ़ आ जाती है, तो वो मौसम फिर से आ रहा है। मैं सरकार के, आपके माध्यम से सरकार से फिर से उनका ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूँगा और बोलूँगा कि ये संज्ञान ले और इस पे कोई काम हो, वरना हमारे लोग पीछे ही रहेंगे, वंचित ही रहेंगे, और उनके खेत ज़मीन ऐसे ही डूबती रहेगी और आए दिन लोगों की जान जाती रहेगी। एक सवाल और भी रहेगा सर कि जिस तरह से यहाँ पूर्व सांसद रहे हैं विनोद सोनकर, उनकी अगर बात की जाए तो 10 साल यहाँ से सांसद रहे हैं, किसी भी दुख सुख में आते नहीं हैं, लेकिन आप आते रहे हैं। और लेकिन ये लोगों को किस तरह से आप भरोसा दिलाने में कामयाब? एक परिवार से 3 अर्थी उठी है, एक परिवार से 1 उठी है, तो ये मरमहत परिवार है। यहाँ से लोग चले जाएंगे, सांसद विधायक आएंगे, चले जाएंगे, मीडिया का लाइमलाइट है, 4 दिन का ये चला जाएगा, लेकिन ये जख्म उनको सालों साल तक चुभता रहेगा। ऐसी क्या व्यवस्था करे सरकार, सांसद, विधायक कि ये परिवार कम से कम इस दुख से जल्द उबर सके? देखिए, जैसा आपने कहा कि 10 साल तक यहाँ पे सांसद रहे, कभी सुख दुख में नहीं आए लोगों के, तो लोगों को याद रहता है वो, इसीलिए अब की बार वो हार गए। तो आज भी लोगों को याद रहेगा कि उनके दुख की घड़ी में कौन खड़ा है उनके साथ। और हम एक सांसद के रूप में एक संवैधानिक पद पे हैं, और संवैधानिक रूप से हम जो भी सरकार की जो नीतियाँ हैं उनसे इनको कैसे लाभ पहुँचा सकते हैं, वो पहुँचाने का काम और कर्तव्य, दायित्व हमारा है। आज हमने मौके पर आकर के ये सूचना हमको मिली थी कि इनके खाते में पैसा नहीं आया, कोई लाभ नहीं आया, तो हमने मौके में अधिकारियों को फ़ोन करके उनको बोला, अवगत कराया, और मुझे निश्चित है कि हम इनके साथ जब तक खड़े हैं इनको वो लाभ मिलता रहेगा। सर, सांसद के पास भी अपना एक आपदा फंड होता है जिससे कि मदद इस तरह से पीड़ित परिवार की जा सकती है। क्या सांसद फंड से आपने कुछ मदद करने की कोशिश?
देखिए, संसद फंड हमारा जुलाई में आएगा और मुझे यहाँ, चाहे यहाँ की घटना हो, चाहे हमारे गंगा पार उधर कौशाम्बी की घटना हो, बहुत से लोग ऐसे आपदा में मरे हैं। मैंने सबकी सूची बनाई है और उस फंड से हम इनका लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ पार्टी का भी जो सहयोग इनको मिलेगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा इनको आर्थिक मदद हो सकती है, वो भी हम इन तक पहुँचाने का काम करेंगे। सर, सबसे युवा सांसद का खिताब आपके नाम है, पूरे देश में आप सबसे युवा सांसद के तौर पर हैं। 1 साल आपके कार्यकाल का बीत गया है, क्या उपलब्धियां रही है इन 1 सालों में और आने वाले 4 सालों में आप क्या करना चाहेंगे जो कौशाम्बी की सूरत बदल सके? देखिए, अगर ख़ास करके मैं कुंडा बाबागंज की बात करूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मौजूद आप किसी भी इंसान से पूछ सकते हैं, जिस तरीके से आपने अभी एक प्रश्न उठाया कि पहले यहाँ पे सांसद आते नहीं थे, लोगों के बीच नहीं आते थे, लोगों को पता भी नहीं था कि उनके सांसद कौन है। सबसे पहले जनप्रतिनिधि को अपने लोगों के बीच बने रहना चाहिए। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आज हम अपने लोगों के बीच में सुख दुख में खड़े रहते हैं, चाहे उनका कोई भी एसडीएम से लेकर के डीएम से लेकर के थानों तक कोई भी मैटर है, चाहे फ़ोन कॉल के थ्रू, चाहे चिट्ठियों के थ्रू, चाहे खुद उनकी समस्या का निस्तारण करने के लिए हम खड़े रहते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसका निस्तारण कराते हैं। और रही बात सदन की, तो मुझे पता है कि अगर आप कहीं पे भी कुंडा बाबागंज से हमारे नौजवान साथियों से पूछेंगे तो जितनी बार हमने कौशाम्बी का नाम नहीं लिया होगा अपने वक्तव्य में, कुंडा बाबागंज का नाम उतनी बार हमने बहुत मजबूती से यहाँ की समस्याओं को उठाने का काम किया है सदन में। तो सर, इसमें एक कारण और भी है कि कुंडा के बाबागंज के लोगों ने आपको हाथों हाथ लिया है और दिल पे बैठाया है। जिस तरह के मार्जिन से यहाँ विजयी बनाया है, ये दायित्व भी आपका बढ़ जाता है कि कुंडा बाबागंज के लोगों को आप खास तवज्जो दें। ये दायित्व हमारा है, तभी मैं बोल रहा हूँ जो पहले यहाँ पे थे उनको अपना दायित्व समझ में नहीं आया। ये एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि जिन लोगों ने उनको सर पे उठाया है, जिताया है, उन्हीं के बीच में सांसद को बने रहना चाहिए, आते रहना चाहिए और उन्हीं की आवाज़ मजबूती से सदन में उठानी चाहिए। सर, एक सवाल और भी रहेगा, क्योंकि आप पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक के बेटे भी हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं, आप सांसद हैं। आप देहरादून से लेकर लंदन तक पढ़ाई करने गए। लंदन का यहाँ के जीवन में जब गाँव गलियों में आप घूम रहे हैं तो किस तरह से दिख रहा है जो आज़ादी के बाद जो सपना देखा गया था, आरक्षण से लेकर जो सरकारी योजनाओं का कि जो हाशिए पे लोग हैं, उनके जीवन में क्या आपको लगता है कि कुछ बेहतरी आई है या अभी बहुत कुछ करना शेष है? देखिए, आज़ादी से अगर हम गिने तो बेहतरी आई है, लेकिन अभी बहुत दूर है। जब मैंने चुनाव के दरमियान भी घूमने का काम किया और चुनाव जीतने के बाद खास करके जब मैं घूम रहा हूँ तो अभी भी हमारे लोग बहुत पिछड़े हैं, वंचित हैं। और खास करके आप गाँव सर यहाँ रोकना चाहिए, किन मामलों में पिछड़े हैं वो आपके समाज के लोग? देखिए, आज भी हम पानी, बिजली, सड़क के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 75 से ज़्यादा साल हो गए आज़ादी के। आज भी अगर पानी, बिजली, सड़क के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे लोग, हमारे बच्चे आगे कैसे उठ पाएंगे, बढ़ कैसे पाएंगे? तो मुझे लगता है ये सरकार की जिम्मेदारी है। एक रिपोर्ट भी आज आई है कि जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ऐसे में एक तरफ जहां विकसित भारत का संकल्प है और दूसरी तरफ ये सशक्ता हुआ भारत है, इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बनता दिख रहा है? देखिए, कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो इंडिया की जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारे छोटे व्यापारी हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं, जिनको हमको सशक्त करना है। अगर जो राजनीति जानते हैं, जो आर्थिक रूप से पढ़ाई जिन्होंने की है, वो समझते हैं कि जब तक हम गांव गलियारों को नहीं सुंदर बनाएंगे, उन पे काम नहीं करेंगे, भारत आगे नहीं बढ़ सकता। और विपक्ष पार्टी में एक सांसद के रूप में मेरा ये दायित्व है कि इनकी आवाज़ बहुत मजबूती से सदन में उठाई जाए, इनके हक और हितों के लिए लड़ाई लड़ी जाए और सरकार से और अधिकारियों से आए दिन लड़ाई लड़के जो भी लाभ इन तक पहुंचाने का काम करा जाए, वो मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है और मैं और मेरी पूरी टीम इसके लिए समर्पित है। सर, एक सवाल और चलते चलते कि जिस तरह से कह रहे हैं कि ये सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है और स्वजाति लोगों को आगे बढ़ा रही है, क्या मानते हैं कि विपक्ष की आवाज इस सरकार में दबाई जा रही है? देखिए, विपक्ष की आवाज़ इस सरकार में, चाहे सेंट्रल से ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार में ले लीजिए, दबाई जाती है। और हमको बहुत, कह लीजिए, बहुत संभल के अपने वक्तव्य रखने पड़ते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अपना मीडिया का खेल या सोशल मीडिया का खेल है सरकार खेलती है, तो किसी भी चीज़ को मुद्दा बनाने का काम करती है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। तो ये थे कौशाम्बी के युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज, जिन पर आरोप ये लग रहे थे कि डिहवा जलालपुर की इतनी बड़ी घटना के बाद भी घटना स्थल पर नहीं पहुंचे हैं। तो आज तीसरे दिन कौशाम्बी सांसद पुष्पेंद्र सरोज न केवल पीड़ित परिवार के घर पहुंचे बल्कि परिवार को ढांढस बंधाया और ये प्रधान से भी साफ तौर पर और डीएम एसडीएम से भी बात की है कि जो भी फौरी मदद सरकार की हो सके वो देने का प्रयास करें और सरकारी जमीन पट्टा दे पीड़ित परिवार को। कम से कम जो परिवार पर इस तरह की घटना हुई है, परिवार मरमहत है, उससे बाहर निकलने में उसको मजबूती मिले। तो आप हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत को इसी तरह से देखते रहिए। धन्यवाद।